नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा का दौरा करेंगे। सुबह लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री ONGC सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित रखा है। इसी दिशा में आज से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान करेगा और भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पणजी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के नए परिसर का भी लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जनता और सशस्त्र बलों दोनों के लिए जल क्रीड़ा और जल रेस्क्यू गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू करेगा। प्रधानमंत्री दक्षिण गोवा में 100 TPD एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है, जो अधिशेष बिजली उत्पन्न करता है। प्रधानमंत्री पणजी और रिस मैगोस को जोड़ने वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ यात्री रोपवे की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति आदेश देंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यसभा की कार्यसूची में आज 3 विधेयक विचार तथा पारित के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। राज्यसभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े 2 विधेयक, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित होने के लिए सदन में रखा जाएगा। वहीं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 भी उच्च सदन के विचार और पारित होने के लिए कार्यसूची में सूचीबद्ध है। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा की कार्यसूची में आज 4 विधेयक विचार तथा पारित होने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को भी पारित होने के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर से जुड़े 3 विधेयक, जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन विधेयक, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक आज लोकसभा की कार्यसूची में पारित होने के लिए शामिल है। परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने वाला विधेयक, लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक भी आज लोकसभा में लाया जाएगा। गौरतलब है कि इस विधेयक को कल सदन में पुनर्स्थापित किया गया था। लोकसभा में आज अंतरिम केंद्रीय बजट और जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा की जाएगी। अंतरिम बजट पर चर्चा के बाद सदन में इनसे जुड़े विनियोग विधेयक भी पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक को देखते हुए आज प्रश्नकाल व शून्यकाल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संबंध में भी प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने 20 माह के कार्यकाल में 4 खंडों व 740 पेज का ड्राफ्ट 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को सौंपा। 4 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट और इससे संबंधित विधेयक पर मुहर लगाई गई। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही हिंदू पक्ष की बाकी तहखानों के ASI सर्वे की मांग पर भी सुनवाई की जाएगी।
वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने वहां मूर्ति रखी और पूजा अर्चना भी की। मस्जिद का रखरखाव करने वाली अंजुमन इंतजामिया ने पहले सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके कुछ ही घंटे बाद अंजुमन इंतजामिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का आज उद्घाटन करेंगे। इस मेले में शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों के 700 प्रतिभागी और शिक्षा मंत्रालय के 100 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2022 से 2027 की अवधि में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लागू किया है। इसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर साक्षरों को शामिल किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को अपने ओमान के समकक्ष सैयद बद्र अल बुसैदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति और लाल सागर में चल रहे तनाव पर चर्चा की। दोनों मंत्री आगे की चर्चाओं के लिए लगातार संपर्क में बने रहने पर भी सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में सरकार की ओर से जवाब दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के द्वारा देश की विकास यात्रा पर रखे गए विजन की सराहना की, तो इस चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया। पीएम मोदी ने भाजपा के तीसरे कार्यकाल में भारत की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का विश्वास व्यक्त किया। पीएम ने कांग्रेस पर सुस्त रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने इसके लिए 30 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया था। पीएम ने कहा कि उनके कार्यकाल में गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनवाए गए, 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि अपनी रफ्तार से काम करती तो इसी काम के लिए 100 साल लगाते। परिवारवादी राजनीति पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर चर्चा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुछ दलों के कामकाज में सिर्फ परिवार के लोग ही हावी रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल रहे। उन्होंने कहा कि एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगाने की नौबत आ गई। देश के विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक नेता कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए संसद पहुंचे। इस दौरान सभी धार्मिक नेता संसद की कार्यवाही भी देखी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि सभी धर्म के नेता पैगाम मोहब्बत लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, हमारी जाति धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश के 3 और जम्मू और कश्मीर राज्य के एक नर्सिंग कॉलेज का भी शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का बजट पेश किया। यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित रहा। बजट में अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट लोक कल्याण को समर्पित एक आर्थिक दस्तावेज है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब में प्रभु श्री राम है। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। जय श्री राम के जयघोष से अयोध्या की हर गली गुंजायमान है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं ठंड के बीच भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। अयोध्या में रामलला की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से आए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोई समूह में चलकर तो कोई पैदल नंगे पांव चलकर अपने अपने तरीके से आराध्य को खुश करने में जुटा हुआ है।
लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार अभियान में बच्चों का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर राजनीतिक दलों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरीके से बच्चों के इस्तेमाल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि रैलियों, नारे लगाने, पोस्टर वितरित करने सहित प्रचार अभियान से बच्चों को दूर रखें। नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार या रैलियों के दौरान बच्चों को ले जाने, बच्चों को गोद में उठाने और अपने वाहन में बच्चे को गोद में रखने की भी अनुमति नहीं है। उत्तर पश्चिम और निकटवर्ती मध्य और पूर्वोत्तर भारत के हिमालयी राज्यों में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी हुई। कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, बिहार और बंगाल समेत ज्यादातर मैदानी राज्यों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से धूप खिलेगी और दिन में आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय कोहरे की स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार आएगा और न्यूनतम तापमान में भी क्रमशः वृद्धि होगी। जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ भीषण बर्फबारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके चलते यहां लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को मरम्मत के लिए आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस बाबत जानकारी देते हुए रामबन के एसएसपी ट्रैफिक रोहित बसपोत्रा ने कहा कि इस दौरान ढालवास और किश्तवाड़ी पठार में सड़क की मरम्मत की जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। सरकारी तेल कंपनियां 1.2 लाख करोड़ रुपए का करेंगी निवेश, चालू वित्त वर्ष की तुलना में 5% ज्यादा। टेलीकॉम दिग्गज का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान रेवेन्यू 5.8% बढ़कर 37,899.5 करोड़ रुपए हो गया। एलआईसी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड का शेयर इंट्राडे ट्रेड में 9% की तेजी के साथ पहली बार 1000 के लेवल को पार कर गया। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 354 अंक टूटा, निफ्टी 21,800 के नीचे। शेयर बाजार में बजट के बाद से सोलर एनर्जी कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी का मुनाफा 60% घटा, इसके साथ ही आय में 10.1% की गिरावट आई है। तेल वितरण कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों यानी अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान 69,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। सरकार का फोकस सौर और रिन्यूएबल एनर्जी पर है। इसके चलते इन दिनों सोलर सेक्टर से जुड़ी कंपनी के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी और 8 फरवरी को खत्म होगी। 8 फरवरी को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करेंगे। और इधर पेटीएम का शेयर 3 दिन में 50% टूटा। जी सोनी के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका दायर करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आज जी सोनी मामले की याचिका पर एनसीएलटी सुनवाई करेगा। जनवरी महीने में देश का कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 10.3% बढ़कर 9.97 करोड़ टन हो गया। 1 साल पहले इसी अवधि में भारत का कोयला उत्पादन 9.04 करोड़ टन था।
वाहन विनिर्माता कंपनी हुंडई इस साल के अंत तक आईपीओ लगभग 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इस पूंजी को जुटाने के लिए कंपनी अपनी 15 से 20% हिस्सेदारी बेच सकती है। हयात ब्रांड के तहत होटल श्रृंखला चलाने वाली जुनिपर होटल्स और रियल एस्टेट कंपनी ऑर्किड डेवलपर्स समेत 4 कंपनियों को बाजार नियामक सेबी ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है। कैब सेवा के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने वाले मंच स्पैन ई कैब्स ने इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के नेतृत्व में प्री सीरीज ए दौर में 25 लाख अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। हाल ही में एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित अपने खाद्य प्राधिकरण की 43वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल और कारगर बनाने के संशोधनों को मंजूरी दी है। इराकी रक्षा प्रणाली ने रविवार देर रात अल अनबर शहर में अमेरिकी ड्रोन पर रॉकेट दागे। दरअसल अमेरिकी ड्रोन हवाई अड्डे और इराकी सैन्य ठिकानों की सैन्य चौकियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की और गजा में मानवीय जरूरतों को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पश्चिम एशिया दौरे से फिलिस्तीनियों को उम्मीद है कि इससे गजा में युद्ध विराम के लिए रास्ता साफ होगा। ऐसे में गजा का रफा शरणार्थी क्षेत्र इजरायली सेना की कार्रवाई से बच जाएगा। यमन की राष्ट्रपति परिषद ने प्रधानमंत्री माइन अब्दुल मलिक सईद को बर्खास्त कर दिया। माइन अब्दुल मलिक सईद राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष के सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। वहीं अब उनकी जगह परिषद ने विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस समय अमेरिका का नेतृत्व वाला सैन्य संगठन गठबंधन यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों को निशाना बना रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नवनिर्वाचित आयरिश प्रधानमंत्री ओ'नील से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलियाई लेखक को चीन द्वारा निलंबित मौत की सजा से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज नाराज हैं। एंथनी अल्बानीज ने कहा कि यह एक आक्रोश था कि बीजिंग की अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई लेखक यांग हैंगचून को जासूसी के आरोप में निलंबित मौत की सजा सुनाई। ऑस्ट्रेलियाई लेखक पर एक ऐसे देश के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था जिसकी चीन से सार्वजनिक रूप से पहचान नहीं की थी और मामले का विवरण उसके खिलाफ अज्ञात था। चिली में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग की वजह से अभी तक लगभग 110 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आग से मची तबाही को देखते हुए चिली की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है। सरकार ने लोगों से शांति बनाने की अपील करते हुए कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर का पता प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या की जांच के दौरान चला। हालांकि उनका कैंसर प्रोस्टेट से संबंधित नहीं है। दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के पहले संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिम्बू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। बिम्स्टेक देशों के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के करीब 400 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का अब तक का सफर शानदार रहा है। भारतीय टीम ने इस संस्करण में अब तक अजय रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है।
सतीश कुमार करुणाकरन और आद्या वारियात की जोड़ी ने 32वें ईरान फजर अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। सतीश और आद्या की जोड़ी ने अनुभवी भारतीय जोड़ी एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी को 22-20, 21-14 से खिताबी मुकाबले में पराजित किया। वहीं भारत के साई प्रतीक और कृष्ण प्रसाद की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब पर कब्जा जमाने में सफलता पाई। साई प्रतीक और कृष्ण प्रसाद की जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में मैक्सिको के जोब कैस्टिलो और लुइस अर्मांडो मोन्टोया को 21-18, 21-19 से पराजित किया। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से हरा दिया। इस मैच को हीरो फिल फोर्डन रहे जिन्होंने मैन सिटी के लिए 3 गोल दागे। ब्रेंटफोर्ड की ओर से एकमात्र गोल 21वें मिनट में हुआ। फिल्म लाल सलाम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। लॉस एंजल्स में आयोजित प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स के 66वें संस्करण में भारतीय संगीतकारों का दबदबा रहा। समारोह में कुल 5 भारतीय संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। अक्षय कुमार का गाना शंभू को जारी कर दिया गया है। अक्षय ने इस गाने में अपनी आवाज देने के साथ ही इसमें शानदार नृत्य भी किया है। अभिनेता नील नितिन मुकेश जल्द साउथ की फिल्म मायावन में दिखाई देने वाले हैं। विकी कौशल ने अपकमिंग फिल्म ऑल इंडिया रैंक का ट्रेलर शेयर किया है। फिल्म लापता लेडीज का पहला गाना डाउट हुआ रिलीज। ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरा वीकेंड पूरा कर लिया। फिल्म ने एक बार फिर कमाई में अच्छा प्रदर्शन किया है। राजकुमार राव के साथ फिल्म श्री में नजर आएंगी अभिनेत्री अलाया। पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान और करिश्मा कपूर ने अपकमिंग फिल्म मर्डर मुबारक का टीजर रिलीज कर दिया है। सनी देओल जल्द फिल्म लाहौर 1947 में नजर आने वाले हैं, जिसे आमिर खान की प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित किया जा रहा है। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में प्रेम कहानी को दिखाने के बाद शाहिद कपूर बहुत जल्द युद्ध के मैदान में अपने हुनर दिखाते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो शाहिद एक बड़ी बजट की फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार निभाने जा रहे हैं। अभिनेता और हास्य कलाकार जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर भारत के पहले वन वुमन स्टैंड अप कॉमेडी शो द जैमी लीवर शो से धमाल मचाने जा रही हैं। मुंबई में होने वाले इस शो में वे स्टैंड अप सेट में अभिनय, गायन और नृत्य करती नजर आएंगी। फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा के निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर जारी कर दिया है। नए पोस्टर की झलक से साफ है कि फिल्म में विद्युत जामपाल और अर्जुन रामपाल एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे। और एक्सप्रेस न्यूज